हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिशा क्लासेस। चालू धिमान दिस साइड। और आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं रेशो एनालिसिस के बारे में। आज हम रेशो एनालिसिस को कंप्लीट डिस्कस करेंगे। एक ही वीडियो के अंदर सारा रेशो एनालिसिस को कवर अप करेंगे। एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस चैनल, देन दिस चैनल विल बी डेडिकेटेड टू ऑल द कॉमर्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स for pursuing their graduation or masters in commerce or management, or they were preparing for any competitive exam like NTA, UGC NET, JRF exam or other TET exam, then this channel will be helpful for you. तो आज की इस क्लास में हम लोग रेशो एनालिसिस को ही अच्छे से डिस्कस करेंगे कंप्लीट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि NTA, UGC NET, JRF एग्ज़ाम में ये कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग करके एक यूनिट है, उसमें रेशो एनालिसिस टॉपिक है। तो वहाँ से कई बार क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। सिंपली रेशो से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना भी दे सकते हैं, या फिर आपसे कोई रेशो ऑप्शंस में भी पूछी जा सकती है। सो आज की इस क्लास में इसको अच्छे से डिस्कस हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज रेशो। सो रेशो सिंपली मीन्स द रिलेशनशिप बिटवीन टू फिगर्स एक्सप्रेस्ड इन अर्थमेटिक टर्म इज कॉल्ड द रेशो। आप उसको क्या बोलोगे? रेशो बोलोगे। जहां पर आप दो फिगर्स की रिलेशनशिप को अर्थमेटिक टर्म में समझते हो। जैसे अब ये दो फिगर्स क्या हुए, एग्जाम्पल से बात करेंगे। जैसे करंट एसेट या करंट लाइबिलिटी की मैं बात करूं, करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी की मैं अगर बात करती हूं, तो एक फिगर मैंने ले लिया करंट एसेट और एक फिगर मैंने ले लिया करंट लाइबिलिटीज। तो मुझे क्या करना है? अर्थमेटिकली इसकी रिलेशन बतानी है कि भाई करंट एसेट की करंट लाइबिलिटी के साथ क्या रिलेशन है, क्या इनके बीच में रेशो बनता है, या इनका आपस में क्या रिलेशनशिप है, 2-1 है, 1-2 है, 3-4 है, क्या है। तो वो चीज़ क्या हो गई? वो रेशो हो गई, जो दो फिगर्स के बीच में रिलेशनशिप बता रही है। अब ये दो फिगर्स कुछ भी हो सकते हैं, करंट एसेट करंट लाइबिलिटीज भी हो सकता है, या फिर आप कह सकते हो कि भाई मैंने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की रिलेशनशिप एवरेज स्टॉक के साथ निकाल दी। तो ये क्या हुआ? दैट इज योर रेशो। उसको आप रेशो बोल देते हैं। अब ये बेसिकली फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपकी हेल्प करेगा, फाइनेंस को मैनेज करने में, कितना आ रहा है कितना जा रहा है, कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो वहाँ पर एक रेशो एनालिसिस का रोल रहता है। अब थोड़ी सी बात करेंगे कि कौन कौन से तरीके हैं रेशो को एक्सप्रेस करने के। कैसे आप एक्सप्रेस कर सकते हो, कैसे आप निकाल सकते हो रेशो को। पहला तरीका हुआ दैट इज प्रपोर्शन और प्योर, या फिर आप इसको सिंपल रेशो भी बोल देते हो। अगर प्रपोर्शन की बात हो, प्योर की बात हो, या फिर सिंपल रेशो की बात हो, तो आपने सिंपली क्या करना होता है? एक नंबर को यानी कि एक फिगर को दूसरे फिगर से डिवाइड कर देना होता है। एज सिंपल एज दैट। जब आप उसको डिवाइड कर देते हो तो आपको कुछ, आप कह सकते हो कि भाई अर्थमेटिक टर्म में आपको नंबर्स मिल जाएंगे, और वो क्या हो जाएगा? आपका वो रेशो है ना। जैसे मैं करंट एसेट को करंट लाइबिलिटी ऐसे करके डिवाइड कर देती हूँ, तो जो भी मेरे को आंसर मिल रहा है दैट इज अवर सिंपल रेशो। जैसे मान लो ये 2:1 आ गया, तो ये जो 2:1 आ गया दैट इज योर सिंपल रेशो। उसको आप सिंपल रेशो बोलते हो। इसके अलावा रेट या फिर टाइम्स में भी रेशो निकल जाती है। इट इज कैलकुलेटेड हाउ मेनी टाइम अ फिगर इज इन कंपैरिजन टू अनदर फिगर के कंपैरिजन में एक फिगर कितने टाइम्स है। जैसे 2 टाइम्स है, 3 टाइम्स है, 4 टाइम्स है। इस तरीके से भी आप रेशो निकाल सकते हो। जैसे टर्नओवर रेशोज जो होती हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे 4 तरह की रेशोज के बारे में। तो जो टर्नओवर रेशोज होती हैं वो हमेशा हमें टाइम्स में आंसर देती हैं, तो वो रेट और टाइम में भी आप इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वन इज योर परसेंटेज रेशो। ठीक है, परसेंटेज को रेशो तो नहीं, चलो परसेंटेज कह लो। तो परसेंटेज भी एक वे है जिसके थ्रू आप रेशो को निकाल लेते हो, या प्रपोर्शन एक पता कर लेते हैं कि भाई कितना परसेंट है। तो रिलेशन बिटवीन टू फिगर्स इज एक्सप्रेस्ड इन 100। जब आप मतलब कह सकते हो कि भाई 25% है, 75% है, या कितना 100th टर्म में जब आप किसी चीज़ के आंसर को मतलब एक तरह से निकालते हो, या फिर उसको समझने की कोशिश करते हो कि 100 में से ये कितना होगा, तो वो परसेंटेज की फॉर्म में आपको आंसर फिर मिल जाता है। इसके अलावा फ्रैक्शन में भी आंसर आ जाता है। जैसे मान लो पोर्शन, अगर आपको पता करना है कि ये इसका कितना पोर्शन है, 1/2 है, या 1/3 है, या किसी का 1/4 है, तो वो
फ्रैक्शन में होता है। तो रेशो को आप 4 तरीके से निकाल सकते हो, है ना, और अलग अलग तरह की रेशोज़ होती हैं, तो सबके लिए आप अलग अलग तरीके से ही मेथोडोलॉजीज़ को फॉलो करेंगे। अगर हम लिक्विड रेशोज़ की बात करें तो वहाँ पर हम सिंपल रेशो ही निकालते हैं। अगर हम टर्नओवर रेशोज़ की बात करें तो वहाँ टाइम्स में आंसर आता है। बिल्कुल प्रॉफिट के थ्रू अगर हम जाएँ तो प्रॉफिट सेल्स वगैरह के थ्रू अगर हम जाते हैं तो वहाँ परसेंटेज में हम लोग आंसर को निकाल रहे होते हैं। तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन के ऊपर कि कितनी तरह की रेशोज़ होती हैं। तो रेशोज़ को भी फर्दर हमने 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज़ योर लिक्विड रेशो। सबसे पहले हमारी लिक्विडिटी रेशो रहती है। सो लिक्विडिटी रेशो का क्या रोल रहता है, वाई वी आर लाइक गोइंग टू कैलकुलेट इट, क्यों इसको कैलकुलेट करते हैं, ताकि हम अपने बिजनेस की शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी का पता लगा सके कि हमारा बिजनेस या हमारी फर्म शॉर्ट टर्म में मतलब चल सकती है या नहीं चल सकती, या पे कर सकती है, हमारे जो भी लाइबिलिटीज़ हैं उनको पे कर सकती है या नहीं कर सकती। तो उसको पता लगाने के लिए हम लिक्विडिटी रेशोज़ की हेल्प लेते हैं। तो टू चेक द एबिलिटी ऑफ द फर्म टू मीट इट्स करंट लाइबिलिटीज़, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशो। इसको शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशो भी बोल देते हैं। तो हमने पता ये करना होता है कि भाई हमारी जो फर्म है वो शॉर्ट पीरियड के अंदर करंट लाइबिलिटी को पे कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। तो शॉर्ट पीरियड से मेरा मतलब 1 साल या उससे कम पीरियड से है। लिवरेज रेशो या कैपिटल स्ट्रक्चर रेशो, ये आपकी दूसरे टाइप की रेशो होती है, जहाँ पर क्यों हम लिवरेज रेशो का यूज़ करते हैं, जब हमें ये पता लगाना हो कि हमारी जो फर्म है वो लॉन्ग टर्म के लिए जो भी खर्चे वगैरह है या जो भी लॉन्ग टर्म के उसके एक्सपेंसेस हैं उनको वो कवर अप कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, या भविष्य में कितना समय वो उसको रिकवर करने में लेगी। तो हम लोग उस केस में लिवरेज रेशो की हेल्प से पता लगाते हैं कि हमारा बिजनेस लॉन्ग टर्म में लाइबिलिटीज़ को मीट कर पाएगा या नहीं। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब यहाँ पे ज़्यादा साल से, मतलब 1 साल से ज़्यादा आप कह सकते हैं। तो 1 साल से कम नहीं लेंगे, वो लिक्विडिटी रेशोज़ में चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे एक्टिविटी रेशो पे। तो अब एक्टिविटी को सिंपली समझने से के लिए आप क्या करो, सेल्स से थोड़ा इसे लिंक कर लो। तो जो भी सेल्स से रिलेटेड जो भी हमारी रेशोज़ हो गई वो एक्टिविटी रेशो में चली जाती है। सो बेसिकली इट इंडिकेट द रेपिडिटी विद विच द रिसोर्सेज अवेलेबल टू द कंसर्न आर बीइंग यूज्ड टू प्रोड्यूस सेल। कि सेल को प्रोड्यूस करने के लिए जो भी रिसोर्सेज आप लोग यूज़ कर रहे हो उसकी रेपिडिटी को हम लोग पता लगाते हैं। ये उसकी रेपिडिटी कैसी है, मतलब कैसे वो आ रहा है आपके पास, अवेलेबल हो रहा है और कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो वो आपका एक्टिविटी रेशो में आ जाता है। तो इसके जो आंसर्स रहते हैं एक्टिविटी रेशो को, इसको टर्नओवर रेशोज़ भी बोल देते हैं। तो ये हमेशा टाइम्स में आता है कि कोई भी मतलब जो भी आपने रिसोर्सेज को यूज़ किया है वो कितना टाइम्स कंट्रीब्यूट कर रहा है सेल्स के अंदर, ठीक है। तो इसीलिए ये टाइम्स में आता है क्योंकि ये बताता है कि भाई कोई पर्टिकुलर एक्सपेंसेस है या वटेवर जिसको भी आपने रखा है, ऊपर रखा है डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में जैसे भी, तो वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो वो हमेशा टाइम्स में आपको आंसर मिलेगा इसका। इसके अलावा बात करते हैं, लास्ट वन इज़ योर प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। सो बेसिकली हर एक जो बिजनेस रहता है, कोई भी फर्म है, उसका मेन मोटो क्या रहेगा, प्रॉफिट अर्न करना। मतलब जितना उसने इनपुट डाला है एटलीस्ट उसको रिटर्न मिले। मतलब बहुत ज़्यादा रिटर्न अगर नहीं भी मिल रही बट एटलीस्ट उतनी रिटर्न तो मिले जितना वो लाइक अपनी लिविंग को, है ना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करने के लिए उतना तो उसको अर्न हो। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशो बेसिकली जो भी प्रॉफिटेबिलिटी के वेरियस एस्पेक्ट्स हैं उनको मेजर करती है और उसके बारे में बात करती है। इसके बाद हमारे अब धीरे धीरे क्या करते हैं, इनकी रेशोज़ को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने लिक्विडिटी की बात करी सबसे पहले, तो लिक्विडिटी में हमने बात करी किसके बारे में, सो लिक्विडिटी रेशो में बेसिकली हम, जैसे कि मैंने पहले ही बात करी कि शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी का पता लगाते हैं कि शॉर्ट पीरियड के लिए बिजनेस जो है एक्सपेंसेस को मीट कर पाता है या हम कहें लाइबिलिटीज़ को वो पे कर पाता है या नहीं कर पाता, तो उसे चेक करते हैं। तो सबसे पहले वहाँ पर आ जाती है आपकी करंट रेशो, ठीक है। करंट रेशो आ जाती है, इसी को करंट रेशो को ही वर्किंग कैपिटल रेशो भी बोल दिया जाता है। तो कुछ चीज़ें, कुछ फैक्ट्स आपने क्लास के साथ साथ ही याद कर लेनी है क्योंकि इनके लिए कुछ ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इनको तो एज इट इज़ माइंड में ही आपको याद रखना पड़ेगा कि करंट रेशो को वर्किंग कैपिटल रेशो भी बोल दिया जाता है कि मतलब करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी वैसे भी वर्किंग कैपिटल होता है। तो अगर आप करंट रेशो निकाल रहे हो तो दैट मीन्स इसको वर्किंग कैपिटल रेशो भी बोल दिया जाता है कि आपकी डे टू डे की जो भी एक्सपेंसेस है वर्किंग कैपिटल मतलब अरेंज हो पा रही है या नहीं हो पा रही है ना। तो ये फॉर्मूला इसका रहेगा करंट एसेट माइनस डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी, एज यू कैन सी
ठीक है, आप कॉपी वगैरह पे भी कहीं पे नोट डाउन कर लो, पढ़ रहे हो तो साथ ही याद भी हो जाएगी चीज़ें। करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज़। अब करंट एसेट एंड करंट लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं, आई थिंक वो चीज़ें इतना बताने की ज़रूरत नहीं है, कि जिनको हम बहुत कम समय में कन्वर्ट कर सकते हैं कैश के अंदर, तो वो करंट हो गई, है ना। तो यहाँ पर हो गया। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने यहाँ स्लाइड्स पे नहीं लिखी, बट मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, उनको आप राइट डाउन कर लो कहीं पे, इट विल हेल्प यू अ लॉट, क्योंकि कुछ फैक्ट्स हैं वो थोड़ा सा अलग से आपको पढ़ने पड़ेंगे। जैसे आइडल रेशो का मैं बताऊँ तो, कि आइडल रेशो कितनी होती है ये, तो जो करंट रेशो होती है वो 2:1 आइडल होती है। मतलब ये याद रखनी है आपने, 2:1 आइडल रेशो होती है। मतलब आपकी करंट एसेट 2 होनी चाहिए और आपकी करंट लाइबिलिटी 1 होनी चाहिए, तब आप कह सकते हो कि भाई ये एक आइडल रेशो हो गई, ठीक है। अगर इससे कम हो जाती है तो लैक ऑफ लिक्विडिटी की सिचुएशन आ जाती है, और अगर इससे हाई हो जाती है तो हम कह सकते हैं कि पुअर इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ हैं, आपने बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी नहीं बनाई, इसी वजह से आपका कैश इतना मतलब वी कैन से बैलेंस नहीं है प्रॉपर, ठीक है। उसके बाद ये लिख लेना आप कहीं पे 2:1 आइडल रेशो, ठीक है। 2:1 इज द आइडल रेशो इन द केस ऑफ करंट रेशो, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं व्हाट इज क्विक रेशो। क्विक रेशो को एसिड टेस्ट रेशो भी बोल दिया जाता है, लिक्विड रेशो भी बोल दिया जाता है, ये भी थोड़ा सा याद रखना है हमने। लिक्विड एसेट्स को जब हम करंट लाइबिलिटी से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास क्विक रेशो आ जाती है। अब यहाँ पर लिक्विड एसेट्स से मेरा क्या मतलब है, लिक्विड एसेट्स से मेरा मतलब है करंट एसेट्स में से मैंने स्टॉक भी निकाल दिया, मैंने प्रीपेड एक्सपेंसेस भी निकाल दिए, उसके बाद जो भी बचा वो मेरी लिक्विड एसेट्स हैं, ठीक है बात। तो अपने क्या करना है, लिक्विड एसेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी जब हम कर देंगे तो हमारे पास में आ जाएगी क्विक रेशो। इसी को लिक्विड रेशो भी बोल देते हैं और इसी को एसिड टेस्ट रेशो भी बोल देते हैं। फाइन, इतनी बात यहाँ तक क्लियर हो गई। अब यहाँ पर थोड़ी सी आइडल के बारे में बात करेंगे कि इसकी आइडल रेशो क्या होती है। सो इसकी आइडल रेशो आपकी रहेगी 1:1, ठीक है। आपकी आइडल रेशो क्विक के केस में 1:1 रहेगी, मतलब आपकी लिक्विड एसेट भी 1 होनी चाहिए और करंट लाइबिलिटी भी अगर 1 है तो आप कह सकते हैं कि भी एक आइडल कंडीशन आपकी हो गई। अब लिक्विड एसेट और करंट एसेट में फ़र्क क्या होता है, ठीक है। लिक्विड एसेट और करंट एसेट में फ़र्क क्या होता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टू। जो करंट एसेट होती है वो 1 ईयर तक का आप हिसाब किताब लगा के चले कि भाई 1 ईयर तक आपकी जो पोजीशन है वो उसके बारे में बता रहा है। क्विक रेशो जो है बेसिकली वो फर्म की पोजीशन के बारे में बताता है इमीडिएटली, मतलब विद इन अ मंथ की अगर मैं बात करूँ, विद इन अ मंथ 2 मंथ इस तरीके से, तो वो उसके बारे में बात करते हैं। तो ये थोड़ा सा दोनों के बीच में डिफरेंस है। उसके बाद हम आ जाते हैं लिवरेज और कैपिटल स्ट्रक्चर रेशो उसके ऊपर। तो जैसे कि मैंने बताया ये क्या करता है, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी के बारे में बताता है कि भाई लॉन्ग टर्म के लिए आपका बिजनेस मतलब ठीक है या कैसे है, लॉन्ग टर्म के मतलब लॉन्ग पीरियड में वो लाइक पे कर सकता है या नहीं कर सकता, वो चीज़ें थोड़ी सी बता रहा होता है। तो सबसे पहले लिवरेज रेशो में आ जाती है हमारी डेट इक्विटी रेशो। डेट इक्विटी रेशो का सिंपल फॉर्मूला है, दैट इज लॉन्ग टर्म लोन्स को आपने क्या करना है, इक्विटी से डिवाइड कर देना है, मतलब डेट को इक्विटी से डिवाइड कर देना। जैसे नाम भी डेट इक्विटी है और फॉर्मूला भी डेट इक्विटी है कि लॉन्ग टर्म के जो भी लोन हैं, डेट्स है, उनको आपने ऊपर रख लिया और जो भी आपकी इक्विटीज़ हैं उसको आपने नीचे रख लिया, तो क्या हो गया आपका, डिवाइड करके आपको मिल जाएगा डेट इक्विटी रेशो। अब इसके लिए करना क्या है भाई, इनको आपने याद करना है, क्योंकि क्वेश्चन अगर मैं पेपर में बात करूँ तो सीधा फॉर्मूला भी आ सकता है या फिर आपको कैलकुलेट करने भी दे सकते हैं, तो वो चीज़ हो गई। अब लॉन्ग टर्म लोन्स में क्या क्या आएगा, आपके डिपेंचर्स हैं या मॉर्गेज लोन है, बैंक लोन है या फिर किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन उठाया है, तो वो आ गया। शेयर होल्डर्स के फंड में हमारी जितनी भी कैपिटल्स है, लाइक इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल या जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, ये सब मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, ये सब आपका शेयर होल्डर के फंड में आपका इंक्लूड हो जाता है। उसके बाद हमारी नेक्स्ट रेशो जो आती है कैपिटल स्ट्रक्चर में या लिवरेज में आप कह सकते हैं, दैट इज अवर डेट टू टोटल फंड्स रेशो। डेट टू टोटल फंड्स रेशो में हमारी आ गई क्या, जब आप टोटल जो भी आपके लॉन्ग टर्म लोन्स हैं, मतलब जो भी डेट्स हैं आपके, जब आप उसको टोटल फंड से डिवाइड कर देते हो। अब यहाँ पे टोटल फंड्स में से मेरा मतलब क्या है, यहाँ पर टोटल फंड से मेरा मतलब है कि भाई जो शेयर होल्डर के अपने फंड है वो भी, प्लस जो उसने लोन्स लिए हैं वो भी। पिछली बार मैंने डेट इक्विटी में क्या किया था, लोन्स में से मैंने शेयर होल्डर के फंड को डिवाइड किया।
इस बार ही मैंने क्या किया, फंड्स के साथ साथ मैंने और लोन्स भी ले लिए, मतलब लॉन्ग टर्म के जो लोन्स थे वो भी ले लिए, इसीलिए हम इसको टोटल फंड बोल रहे हैं क्योंकि हमने सारे फंड्स इसमें इंक्लूड कर दिया। तो ये आपका सिंपल फॉर्मूला हो गया डेट टू टोटल फंड रेशियो का। अभी कुछ फॉर्मूलाज ना बड़े आसान हैं, मतलब इनके नाम से ही मतलब फॉर्मूला बन रहा है। डेट इक्विटी का मतलब डेट बाय इक्विटी, डेट टोटल फंड मतलब डेट बाय टोटल फंड। तो वो कुछ तो ऐसे हैं जिनके लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ऐसे ही थोड़ा सा याद हो जाएंगी चीज़ें। अब आइडल रेशो की बात करेंगे, जिसकी आइडल रेशो अवेलेबल है हमारे पास उसकी तो एटलीस्ट हम याद कर लेते हैं, सो दैट इट विल हेल्प अस। अब डेट इक्विटी की जो आइडल रेशो है वो आपने याद कर लेनी है, दैट इज 2:1 डेट इक्विटी की। मतलब एक टाइम पे अगर आपके पास 2 डेट अपने लिए हैं, मतलब आप लोन अगर आपका 2 आ रहा है तो एक एटलीस्ट आपके खुद के फंड्स भी होने चाहिए। और डेट टू टोटल फंड का आपका रेशो रहता है दैट इज 0.67:1, 0.67:1। सो अवर नेक्स्ट रेशो इज प्रोप्राइटरी रेशो। प्रोप्राइटरी रेशो के बारे में देखते हैं कि ये क्या होती है। अब प्रोप्राइटरी रेशो सिंपली क्या हुआ, जो भी शेयर होल्डर के फंड्स हैं हमें टोटल एसेट से उसे डिवाइड कर देना है, ठीक है। ये हमें बेसिकली प्रपोर्शन बताता है टोटल एसेट्स का शेयर होल्डर के फंड के साथ, ठीक है। सो यू कैन से इक्विटी डिवाइड बाय टोटल एसेट्स या फिर शेयर होल्डर्स फंड डिवाइड बाय टोटल एसेट्स। तो जितनी ज़्यादा प्रोप्राइटरी रेशो आती है, मतलब आप कह सकते हो कि भाई हायर विल बी द प्रोप्राइटरी रेशो देन बेटर इंडिकेटर इट इज़। तो वो आपके लिए एक अच्छा, आप कह सकते हो कि ये एक अच्छा इंडिकेटर है आपके लिए। इसका मतलब ये हुआ कि भी आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो साउंड है, अच्छी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ गई हमारी फिक्स एसेट टू प्रोप्राइटर्स फंड रेशो। अब फिक्स एसेट टू प्रोप्राइटर्स फंड रेशो का सिंपल फॉर्मूला है दैट इज फिक्स एसेट डिवाइड बाय प्रोप्राइटर्स फंड। तो मतलब जो बिजनेस के ऑनर के अपने फंड्स हैं, ठीक है, नेटवर्थ जो भी है वो ले लिया और फिक्स एसेट को आप ले रहे हो, तो इसको आप डिवाइड करके सिंपली आपकी रेशो निकाल लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है दैट इज कैपिटल गियरिंग रेशो। अब कैपिटल गियरिंग रेशो क्या इंडिकेट करती है, ये इंडिकेट करती है इक्विटी कैपिटल का रिलेशनशिप फिक्स्ड कॉस्ट बेयरिंग कैपिटल के साथ, ठीक है। किसका, इक्विटी कैपिटल का रिलेशन फिक्स्ड कॉस्ट बेयरिंग कैपिटल के साथ बताती है। जैसे आपके जितने भी इक्विटी फंड्स हैं या इक्विटी कैपिटल हो गई, ठीक है, जो ओनर के अपने आप कह सकते हैं, तो वो ले लिए और उसको डिवाइड कर देना है हमने फिक्स कॉस्ट बेयरिंग कैपिटल के साथ। तो अब इक्विटी कैपिटल में हमने यहाँ पर क्या क्या कंसिडर करना है, इक्विटी शेयर कैपिटल ले लेंगे, रिजर्व्स ले लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस ले लेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे हम फिक्स्ड कॉस्ट बेयरिंग कैपिटल से। यहाँ पर जो फिक्स्ड कॉस्ट बेयरिंग कैपिटल है, जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, जो डिपेंचर्स हैं, जो लॉन्ग टर्म लोन्स हैं, ये सभी जो है फिक्स्ड कॉस्ट बेयरिंग कैपिटल हो गई, ठीक है। क्योंकि ये इस पे क्या होता है कि एक फिक्स अमाउंट आपको पे करनी पड़ती है। जैसे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की बात करें तो फिक्स डिविडेंड देना पड़ेगा, डिपेंचर्स पे फिक्स इंटरेस्ट है, लोन पे भी फिक्स इंटरेस्ट है, तो इसीलिए इसको फिक्स्ड कॉस्ट बेयरिंग कैपिटल बोल दिया जाता है। तो अगर मैं कैपिटल गियरिंग रेशो की बात करूं तो जो आप कह सकते हो कि भाई अगर आपके जो इक्विटी शेयर कैपिटल है, मतलब जो आपका इक्विटी वाला कैपिटल है, अगर वो ज़्यादा आ जाता है, ठीक है, तो वो एक अच्छा आप इंडिकेटर नहीं कहोगे। अगर आपका फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग कैपिटल ज़्यादा है इक्विटी शेयर कैपिटल से, तो वो एक हाई कैपिटल गियरिंग को इंडिकेट करता है। और हाई कैपिटल गियरिंग बेनिफिशियल तब होती है जब इक्विटी शेयर होल्डर्स जो होंगे, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए तब बेनिफिशियल होगी जब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा या डिविडेंड का जो भी रेट रहेगा फिक्स कॉस्ट बेयरिंग कैपिटल पे, वो कम होगा रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से। तो उस केस में आप कह सकते हो कि भी ये बेनिफिशियल हुआ, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं दैट इज इंटरेस्ट कवरेज रेशो पे, ठीक है। इंटरेस्ट कवरेज रेशो का फॉर्मूला जो है सिंपली वो आपने कैसे याद करना है, जो भी आपका नेट प्रॉफिट है बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट एंड इनकम टैक्स, मतलब अभी आपने ना तो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया उस पर, ना टैक्स कैलकुलेट किया और प्रॉफिट पहले है इससे, तो आप इसे डिवाइड कर दोगे फिक्स इंटरेस्ट चार्जेस से, कि जो फिक्स इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो। जैसे मान लो डिपेंचर्स पे आपका फिक्स इंटरेस्ट है 20%, 30% किसी अमाउंट का, तो उसको मैं क्या बोल रही हूँ, उसको मैं फिक्स इंटरेस्ट चार्ज बोल रही हूँ। और नेट प्रॉफिट
मैंने लेना है इंटरेस्ट और इनकम टैक्स से पहले। मतलब अगर प्रश्न में, क्वेश्चन में आपको ये दिया है कि भाई आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स नेट प्रॉफिट गिवन है, तो यू नीड टू कैलकुलेट इट। पहले क्या करना पड़ेगा, बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट एंड इनकम टैक्स निकालना पड़ेगा, फिर बनेगी बात, ठीक है, फिर क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। मान लो उस पर पहले ही 40% 50% इनकम टैक्स लगा हुआ है, तो उसको पहले आप सब्ट्रैक्ट करो, है ना, अलग करो उसको उससे, या आप कहोगी सॉरी ऐड करना पड़ेगा उसको, क्योंकि आपको पहले बताना नेट प्रॉफिट बिफोर निकालना है, तो आप उसको ऐड ऑन करके निकालोगे। तो जब आप उसको ऐड कर दोगे, जो भी इनकम टैक्स पहले कम किया है उसमें से, इंटरेस्ट कम किया है उसमें से, तो उसे ऐड करके जो आएगा उसको आपने यहाँ पर कंसिडर करना है। ठीक हो गई बात। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला रहेगा इंटरेस्ट कवरेज रेशो का। अब ज़्यादातर ध्यान में क्या चीज़ें देनी है, इनका आपको याद मतलब थोड़े से रखने हैं, क्योंकि एमसीक्यूज़ की फॉर्म में जब फॉर्मूला आपसे पूछा जाता है तो यू शुड बी फैमिलियर विद द फॉर्मूला, तभी आप चूज़ कर पाएंगे उसमें से एक, राइट। और समटाइम कैलकुलेट करने के लिए भी आपको दे देंगे, तो वो मैं कुछ क्वेश्चंस के डिस्कस करेंगे जब हम, तो मैं आपको बताऊंगी कैसे वो चीज़ें रहती हैं। उसके बाद हमारी थर्ड कैटेगरी की जो रेशो है दैट इज टर्नओवर रेशो। अब ये जो टर्नओवर रेशो होती है ये क्या इंडिकेट करती है और क्यों इसको कैलकुलेट करते हैं, तो बेसिकली ये इंडिकेट करती है रैपिडिटी को। किसकी रैपिडिटी को, कि जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो सेल्स को प्रोड्यूस करने के लिए कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स, कितना टाइम्स, ठीक है। इसीलिए जो आंसर्स होते हैं, मतलब अगर मैं स्टॉक टर्नओवर रेशो की बात करूँ, डेटर टर्नओवर रेशो की बात करूँ, तो इनके जो आंसर्स होते हैं वो टाइम्स में आते हैं। टाइम्स में क्यों आते हैं, क्योंकि ये रिसोर्सेज जो भी अवेलेबल है, जो भी मतलब आर बीइंग यूज टू प्रोड्यूस सेल, आप कह सकते हैं कि भाई जो भी रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं वो कैसे यूज़ हो रहे हैं सेल्स को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो कितना कंट्रीब्यूशन मतलब उनका है उसमें। सो सिंपली these ratio are known as turnover ratios and they indicate the rapidity with which the resources available to the concern are being used to produce sale, ठीक है। ये मैंने आपको शुरू में बताया भी था, तो वहाँ से आपको थोड़ा सा समझना है कि ये क्या इंडिकेट करती हैं। इनको एक्टिविटी रेशो भी बोल दिया जाता है, ठीक है। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली सेल्स से रिलेटेड आप कह सकते हैं। तो पहली रेशो हो गई दैट इज स्टॉक टर्नओवर रेशो, ठीक है। अब स्टॉक टर्नओवर रेशो क्या कहेगी आपको, और कम ज़्यादा आने का भी देखेंगे कि भाई अगर ज़्यादा आ रही है तो बेटर है या कम आ रही है तो बेटर है, कैसे है। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइडेड बाय द एवरेज स्टॉक। जब आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को एवरेज स्टॉक से डिवाइड कर देते हो तो आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो निकल के आ जाता है, या फिर आप इसे स्टॉक टर्नओवर रेशो भी बोल देते हो। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे निकालेंगे, जो भी नेट सेल्स है उसमें से ग्रॉस प्रॉफिट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, निकाल देंगे आप, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के लिए नेट सेल्स में से आप ग्रॉस प्रॉफिट को कम कर देना तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगा। अगर एवरेज स्टॉक की बात करूं तो जो भी ओपनिंग स्टॉक है और जो भी क्लोजिंग स्टॉक है उन दोनों को ऐड करके आपने एवरेज निकाल लेना है, डिवाइडेड बाय 2 करके एवरेज आपने निकाल देना है। तो इस फॉर्मूला से सिंपली हमें स्टॉक टर्नओवर रेशो निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब इंडिकेटर की मैं बात करूं कि अगर ज़्यादा आ रहा है तो क्या इंडिकेट कर रहा है, और अगर कम आ रहा है तो क्या इंडिकेट कर रहा है। अगर ये रेशो अच्छी खासी आ रही है, मतलब 4 गुनी 5 गुनी 6 गुनी, या जैसे जो भी आपका 6 टाइम 7 टाइम जितने भी टाइम्स ये आ रही है जैसे भी, तो अब ये क्या इंडिकेट कर रही है, जितना ज़्यादा ये आती है उतना अच्छा बिजनेस के लिए सिचुएशन है, बिकॉज ये इंडिकेट करती है कि स्टॉक जल्दी सेल हो रहा है, क्विकली सेल हो रहा है, ठीक है। तो वो तो अच्छी चीज़ है ना कि भी स्टॉक अगर क्विकली सेल हो रहा है आपका, दैट इज़ गुड फॉर यू। तो वो चीज़ कि जितने ज़्यादा ये आती है तो उतना ज़्यादा आप कह सकते हो कि एक अच्छा इंडिकेटर है बिजनेस के लिए। उसके बाद आ जाते हैं डेटर टर्नओवर रेशो पे। डेटर टर्नओवर रेशो को आप रिसीवेबल टर्नओवर रेशो भी बोल देते हैं। तो यहाँ पर अब थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, डेटर का सीधा रिलेशन हो गया क्रेडिट सेल से, मतलब क्रेडिट सेल का सीधा डेटर से हो गया रिलेशन। और अगर मैं क्रेडिटर टर्नओवर रेशो की फर्दर बात करूँगी तो वहाँ क्रेडिट परचेज का रूल आ जाएगा। तो सिंपल फॉर्मूला कैसे याद करेंगे, नेट क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर्स प्लस एवरेज BR। BR here stands for बिल रिसीवेबल, ठीक है। तो आपने क्या करना है, नेट क्रेडिट सेल पहले निकालनी है और उसको डिवाइड कर देना है एवरेज डेटर प्लस एवरेज BR से। अब नेट क्रेडिट सेल से मेरा क्या मतलब है, जो भी उधारी सेल, मतलब नेट उधार जो भी सेल है वो, इसका मतलब जो टोटल सेल अगर क्वेश्चन में गिवन है तो आपने उसमें से कैश सेल्स को घटा देना है, ठीक है। क्रेडिट वाली सिर्फ कंसिडर करनी है, तो क्रेडिट निकल गई।
अब उसको डिवाइड कर देंगे एवरेज डेटर प्लस एवरेज बीआर से। अब जब एवरेज डेटर और एवरेज बीआर को कैलकुलेट करेंगे तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपने क्या करना है, ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर एंड ओपनिंग बीआर प्लस क्लोजिंग बीआर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, नॉट 4, 2, ठीक है। ये गलती हो सकती है जब आप कैलकुलेट करोगे, तो ध्यान रखना डिवाइडेड बाय 2 करना है इसको, डिवाइड बाय 4 नहीं करना, क्योंकि दिमाग में ये चीज़ रहती है कि भाई ओपनिंग डेटर हो गए, क्लोजिंग डेटर हो गए, ओपनिंग बीआर होगी, क्लोजिंग बीआर होगी, तो 4 आइटम्स हो गई। तो लेकिन डिवाइडेड बाय 2 ही आप इसको करोगे, 4 नहीं करोगे, ठीक है। अब एवरेज कलेक्शन पीरियड भी सम टाइम यहाँ पे आपसे पूछ लेता है, मतलब डेटर टर्नओवर रेशियो निकालने के बाद मान लो आपको बोला कि एवरेज कलेक्शन पीरियड कैसे निकालेंगे, तो आपने कलेक्शन पीरियड निकालने के लिए अगर मंथ्स में क्वेश्चन में गिवन है तो 12 डिवाइड बाय डेटर टर्नओवर रेशियो कर देना, और अगर डेज में पूछा है तो 365 डिवाइड बाय डेटर टर्नओवर रेशियो कर देना। तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, एवरेज कलेक्शन पीरियड, मतलब एवरेज कितना टाइम लग रहा है पैसे कलेक्ट होने में डेटर्स से, तो वो निकल के आ जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हमारी नेक्स्ट रेशो की तरफ, दैट इज डेटर टर्नओवर रेशो। तो अब क्यों क्रेडिटर टर्नओवर रेशो, सॉरी, डेटर टर्नओवर रेशो अगर हो गया, मतलब समझ आ गया, तो क्रेडिटर भी इजीली आ जाएगा, क्योंकि सिर्फ फ़र्क ये है कि वहाँ पर डेटर यूज़ हो रहा था, यहाँ क्रेडिटर आपका यूज़ हो रहा है। वहाँ पर आपका नेट क्रेडिट सेल था, यहाँ नेट क्रेडिट परचेज हो गया। वहाँ पर एवरेज डेटर था, यहाँ एवरेज क्रेडिटर हो गया। वहाँ पर एवरेज बीआर था, यहाँ पर एवरेज बीपी हो गया, दैट इज बिल्स पेबल, ठीक है। तो अब इसका फॉर्मूला रहेगा नेट क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज क्रेडिटर प्लस एवरेज बीआर। कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही रहेगा, ओपनिंग क्रेडिटर प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर प्लस ओपनिंग बीआर बीपी प्लस क्लोजिंग बीपी डिवाइडेड बाय 2, नॉट 4, डिवाइड बाय 2 करके आपका सिंपली आ जाएगा। अब ये फॉर्मूला हो गया हमारा क्रेडिटर टर्नओवर रेशो का। ऑब्वियसली क्रेडिटर टर्नओवर रेशो के केस में भी थोड़ा सा अगर मैं इंडिकेटर की बात करूँ कि क्या इंडिकेट करता है या कैसे आप इसको समझ सकते हैं कि आपके लिए सही है या नहीं, तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पर क्या होता है कि भाई ये इंडिकेट करती है स्पीड को, कि कितनी स्पीड से आप पे कर रहे हो क्रेडिटर्स को। तो ऑब्वियसली बात है, जितनी अच्छी स्पीड, मतलब जितनी ज़्यादा आ रही है मतलब आपकी रेशो, तो ऑब्वियसली उतना ही अच्छा है आपके लिए। इसका मतलब आप बड़ी स्पीड से पेमेंट्स कर पा रहे हो, तो ये भी अच्छा एक इंडिकेटर है। अगर ज़्यादा आ रही है रेशो तो अच्छा एक इंडिकेटर है। उसके बाद अगर इसी में आपसे एवरेज पेमेंट पीरियड पूछ लिया जाए, तो अगर वो वही मंथ्स में पूछता है तो मंथ्स डिवाइडेड बाय आपका क्रेडिटर टर्नओवर रेशो कर देना। अगर डेज में पूछता है तो 365 डेज डिवाइड बाय क्रेडिटर टर्नओवर रेशो कर देना। तो यहाँ से हमारा एवरेज पेमेंट पीरियड निकल के आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आ गया हमारा फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशो, ठीक है। अब इसको डिस्कस करते हैं। अब ये भी इजी है, 3 रेशोज आपस में एक जैसी सी हैं, थोड़ी ध्यान रखना, याद हो जाएगी। सबसे पहले हमने करी थी दैट इज स्टॉक टर्नओवर रेशो, वो वाली उठा लो वहाँ से। फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशो उठा लो, और फर्दर एक और है दैट इज वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। अब इनका फॉर्मूला थोड़ा मैच करके याद हो जाएगा। जो एवरेज स्टॉक वाला था वहाँ पर आपका जो फॉर्मूला था दैट इज योर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। तो यहाँ पर क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय नेट फिक्स एसेट्स। नेट फिक्स एसेट से आपको उसको डिवाइड कर देना है। अब यहाँ पर नेट फिक्स एसेट से मेरा क्या मतलब है, यहाँ पर आपने क्या करना है, डेप्रिसिएशन को कम कर देना है फिक्स एसेट्स में से। मतलब आप ये कहिएगा कि भाई जो घिस गई है एसेट की वैल्यू, जो पहले से कम हो गई है, उसको आप थोड़ा सा लेस कर दो वहाँ से, उसको मत कंसिडर करो, क्योंकि अब वो वैल्यू रही नहीं है फिक्स एसेट की। तो नेट फिक्स एसेट को निकालने के लिए आप लोग को डेप्रिसिएशन कम करना पड़ेगा, तब नेट फिक्स एसेट निकल कर हमारी आएगी। ठीक हो गई बात। तो यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे याद रख लेना, वहाँ पर एवरेज स्टॉक डिवाइड में है, यहाँ पर फिक्स एसेट जो है डिवाइड में रहेगी। ऐसी आपकी लास्ट है एक्टिविटी में, दैट इज योर वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो बेसिकली क्या इंडिकेट करती है, ये वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड हो गई आपकी। और ऑब्वियसली जब भी कैलकुलेट करते हो तो कम ज़्यादा आता है, जब भी आपका ज़्यादा आएगा तो आप कहें मतलब आप मान के चलो कि भाई ये सही एक इंडिकेटर हुआ। ठीक हो गई बात। तो इसको कैसे निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल। ठीक है, जो भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आया, अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक बार दोबारा देख लेते हैं क्या था। ग्रॉस प्रॉफिट में से, सॉरी सेल्स में से जब आपने ग्रॉस प्रॉफिट को निकाल दिया तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। ठीक है,
जो आपकी सेल्स है उसमें से आपने क्या कर दिया, ग्रॉस प्रॉफिट को निकाल दिया, तो आपके पास क्या निकल के आ गया, आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल के आ गया। तो उसको आपने वर्किंग कैपिटल से डिवाइड कर देना है। अब वर्किंग कैपिटल क्या हुआ, दैट इज करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी, मतलब डे टू डे खर्चों को चलाने के लिए जो भी कैपिटल को आप यूज़ करते हो वर्किंग कैपिटल हो गया। अब इसका अवेलेबल होना बड़ा ज़रूरी रहता है, क्योंकि आप कैसे पता लगाओगे कि भाई कैसे बिजनेस चल रहा है और खर्चे कैसे उठाओगे, तो इसलिए वर्किंग कैपिटल का एक अच्छा, आप कह सकते हो कि भाई होनी चाहिए वर्किंग कैपिटल अच्छी बिजनेस में, ठीक है। तो ऐसे करके आप निकाल लेते हो। अगर यहाँ पे मान लो सिमिलरली अगर आपसे, ये तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला हो गया, सिमिलरली मान लो आपसे पूछ लिया करंट एसेट टर्नओवर रेशो, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को आपने करंट एसेट से डिवाइड कर देना है। वहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को आपने क्या कर देना है, करंट एसेट से डिवाइड कर देना है, तो करंट एसेट टर्नओवर रेशो आ जाएगी वहाँ पर, ठीक है। अगर टोटल एसेट्स की बात करें तो वहाँ पर करंट और फिक्स सारी एसेट्स को लेकर के आपने कैसे करना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय टोटल फिक्स एसेट। सेम अगर आपको कैपिटल टर्नओवर रेशो पूछा जाए तो कैपिटल एम्प्लॉयड को आप डिवाइड कर देना, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं, और जितना ज़्यादा हाई वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो आएगा उतना ही एफिशिएंट रहेगा और अच्छा एक इंडिकेटर है वो चीज़ आपके लिए, ठीक है। तो होप आपको ये सारी टर्नओवर रेशोज़ भी अच्छे से क्लियर हो गई। अब हमारी लास्ट जो रेशो बची है दैट इज़ प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़, ठीक है। अब इनको डिस्कस हम लोग करेंगे। तो याद रखना है बस, मेनली फार्मूला पे फोकस हमारा रहना चाहिए। फार्मूला अगर हमारे दिमाग में है देन इट बिकम ईजी फॉर अस टू कैलकुलेट और टू मैच ऑल्सो। अगर मान लो मैचिंग के लिए भी पूछ लिया जाता है तो मैच भी कर पाओगे अगर पता है कि भाई फार्मूला क्या है, ठीक है। अब प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़ को काफ़ी इंपॉर्टेंट रेशोज़ बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि बिजनेस में प्रॉफिट ही एक वी कैन से सेंटर रहता है कि भाई ज़्यादा आप किसी भी काम को कर रहे हो तो प्रॉफिट के लिए ही कर रहे हो। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़ याद करनी भी आसान है, थोड़ी सी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ये। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, इनको इनकम रेशोज़ भी बोल दिया जाता है। अब कुछ प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़ जो है सेल्स पे बेस्ड होती हैं और कुछ प्रॉफिटेबिलिटी रेशो इन्वेस्टमेंट डिसीजन पे या इन्वेस्टमेंट पे आप कह सकते हो बेस्ड हो सकती हैं। तो आपने दोनों डिस्कस करनी है, यहाँ पर हम लोग दोनों ही डिस्कस करेंगे, इन्वेस्टमेंट वाली भी डिस्कस करेंगे और आपकी सेल्स वाली भी डिस्कस करेंगे। तो ये जो स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो ऑल दीज आर प्रॉफिटेबिलिटी रेशो बेस्ड ऑन सेल्स, ये सेल्स पे बेस्ड हैं। जैसे ग्रॉस प्रॉफिट रेशो पहली हो गई, तो ये मतलब इनको याद करना बड़ा आसान है, इनको समझाने से पहले ही मैं बता देती हूँ। सबके नीचे नेट सेल्स करके ऊपर जिस भी चीज़ की रेशो निकालनी है वो आपने आइटम कर देनी है, ठीक है। जैसे ग्रॉस प्रॉफिट रेशो की मैं बात करूँ तो ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100 करके नेट प्रॉफिट निकालना है, नेट प्रॉफिट रेशो निकालना है, तो नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100 कर दिया। ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट रेशो निकालना है, देन ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100। अब ये हमेशा परसेंटेज में आती है, जैसे टर्नओवर हमेशा टाइम्स में आएगी, ये परसेंटेज में आती हैं, है ना। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हम लोग साथ साथ क्लियर करके चलेंगे, जो क्लियर नहीं है वो चीज़ें, जैसे मान लो ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट, थोड़ा सा फॉर्मूला याद करना पड़ेगा इसका कि आपको यहाँ पर सारी जो प्रॉफिट को ना लेकर के सिर्फ ऑपरेटिंग वाले नेट प्रॉफिट को कंसिडर करना है। तो आपने क्या करना है, ग्रॉस प्रॉफिट में से जितने भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं उनको कम करने के बाद जो आया वो लेना है। जैसे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन खर्चे हो गए, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे हो गए, डिस्काउंट, बेड डेट्स, इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म डेट्स, इनको कम कर देना है, किस में से, ग्रॉस प्रॉफिट में से। उसके बाद जो आया दैट इज़ योर ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट, उसको कंसिडर करना है यहाँ पे फॉर्मूला में, ना कि आप पूरा ही ले लोगे, राइट। नेक्स्ट आपका आ जाता है दैट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के साथ साथ आपने ऑपरेटिंग खर्चों को भी कंसिडर कर लेना है। जैसे वहाँ पर हमने ऑपरेटिंग खर्चों को कम कर दिया, ठीक है, ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट में, बट यहाँ पर आप ले रहे हो उनको भी। तो जो भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, जो कि आपको पता है कैसे निकलता है, यहाँ दोनों ही फॉर्मूले मैंने लिख दिए कि भाई सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट निकालोगे तो भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल के आ जाएगा। अगर आप ओपनिंग स्टॉक परचेजेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस में से क्लोजिंग स्टॉक कम करोगे तब भी तुम्हारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल के आ जाएगा। तो एज सिंपल एज दैट, ये याद हो जाएगा। थोड़ा ये है कि भाई रिवाइज करना पड़ेगा, एक दो बारी दोबारा देखोगे रिपीट पे तो क्लियर हो जाएगी चीज़ें।
ठीक है, तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो से रिलेटेड। अब थोड़े से एक्सपेंसेस से रिलेटेड भी फॉर्मूलाज हैं, एक्सपेंसेस रेशियो से रिलेटेड। तो जो भी खर्चे हैं, अगर मान लो कोई पर्टिकुलर खर्चे का रेशो आपसे पूछा, तो खर्चा ऊपर रख देना, नेट सेल नीचे कर देना, इनटू 100। किसी से भी रिलेटेड आप बात करो, जैसे मैंने मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री एक्सपेंसेस यहाँ पे लिखा है, तो अगर आप देखो तो बड़ी इजीली याद हो रहा है। मतलब मटेरियल कंज्यूम रेशो पूछा है तो मटेरियल कंज्यूम्ड डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100। ऐसे ही डायरेक्ट लेबर के केस में, ऐसे ही फैक्ट्री एक्सपेंसेस के केस में। अब ये जो ऊपर वाली तीनों रेशोज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, इनको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रेशो भी बोल दिया जाता है। तो चाहो तो सेपरेट निकाल लो अगर पूछा है, मतलब क्वेश्चन में अगर उन्होंने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ही पूछा है तो वेरी इजी हो गया, फिर तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100 कर देंगे। तो सारे खर्चों को इकट्ठे ही जमा कर लेना फिर उस केस में, उसमें तुम्हें इतना अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर इकट्ठे कर देना। अब उसके बाद कुछ खर्चे हो गए, जैसे कि ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे हो गए, सेलिंग के खर्चे हो गए, नॉन ऑपरेटिंग खर्चे हो गए। तो उनका फॉर्मूला भी एज इट इज़ सिंपल, बस नेट सेल्स को डिवाइड में डाल देना। जो भी खर्चा है उसको ऊपर रख के नेट सेल को डिवाइड में रख के इनटू 100 कर देना। तो होप ये वाली रेशोज़ काफ़ी ईजी लगी होंगी आपको और याद भी हो गई होंगी साथ ही। अब थोड़ी सी बात करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़, जो कि इन्वेस्टमेंट पे बेस्ड हैं। अभी तक जो मैंने डिस्कस करी वो सारी की सारी किस पे बेस्ड थी, वो सेल्स पे बेस्ड थी। अब वाली जो अब करेंगे वो इन्वेस्टमेंट पे बेस्ड है। तो इन्वेस्टमेंट पे बेस्ड जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशो है उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज रेशो ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, सेकेंड इज रेशो ऑन शेयर होल्डर्स फंड। तो पहले बात करते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वाले की बात, ठीक है। अब यहाँ पर सिंपल सा फॉर्मूला आपने याद रखना है, फॉर्मूला का ही खेल है सारा, मतलब फॉर्मूला अगर ध्यान में है तो चीज़ें इजी हो जाएगी वहाँ पर। अब यहाँ पर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में कैसे करना है, जो भी प्रॉफिट आपका इंटरेस्ट, टैक्स और डिविडेंड को चार्ज करने से पहले आया है उसको कैपिटल एम्प्लॉयड से डिवाइड कर दो और इनटू 100 कर देना। वहाँ पर आपको पता चल जाएगा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में, ठीक है। ये भी आपको परसेंटेज की फॉर्म में ही मिलेगा, ठीक है। इनटू 100 वाले जितने भी ये फॉर्मूलाज है यहाँ पर आपका आंसर जो है वो परसेंटेज में ही आएगा, तो आपने परसेंटेज में यहाँ पर निकालना है। अब कैपिटल एम्प्लॉयड इट डिपेंड्स ऑन यू ऑन द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन ऑल्सो। अब किस तरह से डिमांड वो करता है, आपको क्या आइटम गिवन है उस हिसाब से हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं। जैसे अगर तो क्वेश्चन में लॉन्ग टर्म फंड्स दे रखे तो सीधा सीधा लॉन्ग टर्म फंड्स को ले लेना, वो कैपिटल एम्प्लॉयड बन जाएगा आपका। अगर उसमें आपको फिक्स एसेट, करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी ऐसा कुछ आइटम दिया है तो एसेट्स में से लाइबिलिटी को घटा देना तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। और एक फॉर्मूला आप ये भी देख सकते हो, इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस कैपिटल, अगर ये सारी आइटम्स आपको इस तरीके से गिवन है क्वेश्चन में या इनमें से कोई भी एक आधी गिवन है तो आप इस फॉर्मूला के थ्रू भी आपका कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हो। वो फॉर्मूला याद करना पड़ेगा थोड़ा सा, तभी डीलिंग कर पाएंगे कि कितना कैपिटल लगा हुआ है बिजनेस में। तो वहाँ पर कुछ अगर मान लो कुछ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हो गए हैं या फिर कुछ नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स भी गिवन है, जैसे इन्वेस्टमेंट जो होती है वो बाहर होती है बिजनेस के, आपने बाहर लगाया होता है, तो उसको कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं बोल सकते क्योंकि वो बिजनेस के अंदर नहीं लगी हुई, वो बाहर है। तो उसको आप यहाँ से घटा देना जब आप फॉर्मूला लगाओगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड से रिलेटेड। अब थोड़ा सा नेक्स्ट आ जाते हैं रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है। अब इसके भी कुछ फॉर्मूलाज हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। पहला फॉर्मूला दैट इज रिटर्न ऑन टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी और फंड्स। इसका फॉर्मूला रहेगा आपका जो भी प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, बिफोर नहीं लेना यहाँ पर, याद रखना। जो रिटर्न ऑन टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी और फंड्स है, यहाँ पे फॉर्मूला चेंज है, यहाँ पर आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स आपने लेना है और डिवाइड कर देना है टोटल शेयर होल्डर फंड से। अगर यही आपको इक्विटी शेयर होल्डर के केस में पूछे तो यहाँ पर प्रेफरेंस डिविडेंड को भी कंसिडर कर लेना। मतलब इंटरेस्ट और टैक्स के बाद तो ले ही रहे हो, पर प्रेफरेंस डिविडेंड पे करने के बाद लेना है, क्योंकि हम इक्विटी शेयर होल्डर के रिटर्न की बात कर रहे हैं यहाँ पर, और इक्विटी शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस डिविडेंड पे करने के बाद ही रिटर्न मिलती है। तो आपने प्रॉफिट में से इंटरेस्ट, टैक्स और प्रेफरेंस डिविडेंड को भी आपने कंसिडर करने के बाद जो है प्रॉफिट को ले लेना है और डिवाइड कर देना है इसको इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड से इनटू 100 आप कर देंगे, ठीक है। तो आपका रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड भी निकल के आ जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट आ जाता है आपका EPS दैट इज अर्निंग पर शेयर।
अब अर्निंग पर शेयर इक्विटी वालों के लिए होता है, मतलब ये रेशो बेसिकली क्या इंडिकेट करती है, दिस रेशो मेजर्स द प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर ऑन पर शेयर बेसिस। पर शेयर बेसिस जो भी मतलब आपका प्रॉफिट अवेलेबल है, थोड़ा उसके बारे में बात करती है। तो कैसे निकालोगे, जो प्रॉफिट है उसमें से डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर्स वाला कम कर दोगे, क्योंकि आप इक्विटी की बात करते हो यहाँ पर, ठीक है। तो आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जो भी मतलब डिविडेंड आप दे रहे हो, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स जो भी है, उसको कम करने के बाद डिवाइड कर देना इसे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स से, तो ईपीएस निकल के आ जाएगा, दैट इज योर अर्निंग पर शेयर, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका डीपीएस, दैट इज डिविडेंड पर शेयर। इसको निकालने का फॉर्मूला क्या रहेगा आपका, जो भी डिविडेंड इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे किया है उसको डिवाइड कर देना नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स से, तो आ जाएगा डीपीएस निकल कर, ठीक है। अब कई बार आपसे डिविडेंड पे आउट रेशो भी पूछ लेते हैं, ठीक है। डिविडेंड पे आउट रेशो कैसे निकलेगा, आपने ईपीएस निकाल लिया, आपने डीपीएस निकाल लिया, अर्निंग पर शेयर अभी निकाला, नेट प्रॉफिट में से जब मैंने प्रेफरेंस वाले डिविडेंड को कम कर दिया और उसको डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स से, तो आ गया आपका ईपीएस। और डीपीएस कैसे निकाला, डिविडेंड पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो आ गया आपका डीपीएस। तो जब आप डीपीएस को ईपीएस से डिवाइड कर देते हो तो डिविडेंड पे आउट रेशो निकल जाता है। तो ये सिंपल है फॉर्मूला ये वाला, अगर चाहो तो ये भी याद रख सकते हो, डिविडेंड पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर, जो भी इक्विटी शेयर होल्डर्स को आपने डिविडेंड पे किया है उसको डिवाइड कर देंगे टोटल नेट प्रॉफिट बिलोंगिंग टू इक्विटी शेयर होल्डर, बात वही पड़ गई, डीपीएस डिवाइड बाय ईपीएस, ठीक है। तो इनटू 100 करके आपका डिविडेंड पे आउट रेशो आ जाएगा। अब अर्निंग यील्ड एंड डिविडेंड यील्ड अगर पूछे, तो अगर अर्निंग यील्ड की बात करें तो जो ईपीएस निकाला है उसको मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर से डिवाइड कर देना, जैसे मार्केट में जो वैल्यू चल रही है उस शेयर की, तो उससे डिवाइड करके इनटू 100। अगर डिविडेंड यील्ड पूछा जाए तो डीपीएस डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर इनटू 100 हम लोग कर देंगे। तो मार्केट वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होती है कि मार्केट की क्या अभी 10 चल रही है, 12 चल रही है उस शेयर की वैल्यू, तो उसे डिवाइड करके आप लोग ये अर्निंग यील्ड और डिविडेंड यील्ड निकाल सकते हो। लास्ट आपकी रेशो रहेगी प्रॉफिटेबिलिटी की, दैट इज योर प्रॉफिटेबिलिटी की भी कह सकते हैं, फर्दर इन्वेस्टमेंट वाली कैटेगरी में जो चली गई थी वो वाली आपकी हो गई। तो अर्निंग प्राइस अर्निंग रेशो कैसे निकालोगे, इसका फॉर्मूला रहेगा आपका, दैट इज योर मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स डिवाइडेड बाय द ईपीएस। मार्केट प्राइस जो भी शेयर्स का चल रहा है उसको डिवाइड कर देंगे अर्निंग पर शेयर से, तो प्राइस अर्निंग रेशो आपका निकल के आ जाएगा। तो ये रहा हमारा आज का एजेंडा, जहाँ पर हमने सारा रेशो एनालिसिस कंप्लीट कर दिया एक ही वीडियो के अंदर। इन स्लाइड्स के लिए आप टेलीग्राम पे जुड़ जाना, पहले टेलीग्राम पे मैं शेयर कर दूंगी, ठीक है। तो वहाँ पर ये पूरी प्रेजेंटेशन मैं आपको दे दूंगी और वहाँ आप एक ही जगह पे इसको याद कर सकते हो, सारे फॉर्मूलाज आपको एक ही जगह पे अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक हो गई बात। तो ये टेलीग्राम चैनल का नेम है, दैट इज दिशा क्लासेस, वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर लेना। नीचे मैं ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूंगी, वहाँ से सीधा आपको टेलीग्राम चैनल पे खुल जाएगा, जाके वहाँ से ज्वाइन कर लेना उसको। ये स्लाइड्स मैं वहीं डाल दूंगी। आप मेरे को इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी हम शेयर करते रहते हैं, कुछ नया सीखते रहते हैं वहाँ पर भी। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और उसके साइड में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर देना, ताकि भविष्य में जब भी कुछ नया कंटेंट में डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब थोड़ी सी बातचीत मैं एमसीक्यूज़ की करूँ तो हम लोग थोड़े एमसीक्यूज़ देख लेंगे रेशो एनालिसिस से जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, तो उससे थोड़ा और कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। So guys, we will meet in the next class. Thank you so much for watching. Have a nice day ahead.